Here we continue chapter first, civics. What is democracy and why is democracy? Here we discuss a new point. Second, in a democracy, final decision making power must rest with those elected member by the people. यानी डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीज़न होता है वो उन लोगों के पास होता है जो लोग यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा सरकार बनाई जाती है और जो फाइनल डिसीज़न होता है वो उन्हीं के पास होता है। लेकिन वो वर्क किसके लिए करते हैं? वो लोगों के लिए ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे किंग रूल में फाइनल डिसीज़न किंग के पास होता है और जो डिक्टेटर होते हैं, डिक्टेटर में फाइनल डिसीज़न डिक्टेटर के पास होता है। उसी तरह से जो आर्मी रूल है उसमें भी फाइनल डिसीज़न आर्मी रूलर के पास ही होता है। लेकिन डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म है जिसमें फाइनल डिसीज़न लोगों के द्वारा चुने गए मिनिस्टर्स के पास होता है और अगर वो सही डिसीज़न नहीं लेते हैं तो आने वाले इलेक्शन में लोग उनको हटा भी सकते हैं और नई सरकार बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही मिनिस्टर्स रिपीट हो। अब हम ये देखते हैं कि क्या हर कंट्री में ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, हर देश में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एक पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल बताया था कि परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में अपने आप को मिलिट्री रूलर अनाउंस कर दिया था और रेफरेंडम के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस उसने कर लिए थे और ये भी डिक्लेयर हो गया था कि जैसा वो कहेगा अब आगे वैसा ही होगा। ये सब किस वजह से होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कि कोई भी एक डिक्टेटर बन जाता है। जैसे आपने चैप्टर 3 हिस्ट्री में पढ़ा था कि हिटलर जो कि पहले वाइमर रिपब्लिक इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हिटलर आ गया था, उसी तरह से कोरिया का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया और बिल्कुल उसी तरह से मैंने डिक्टेटरशिप में आपको पिनोशेट रूल इन चाइल्ड दिया, जिसमें क्या होता है कि बार बार वही लीडर आते रहते इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन बराबर होते हैं, लेकिन वो जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं उनको ऊपर आने ही नहीं देते हैं, उन्हें जीतने ही नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे उनको हरा दिया जाता है। A democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसे बेस्ट फॉर्म क्यों बताया गया है? उसे बेस्ट फॉर्म इसीलिए माना गया है क्योंकि वो लोगों को फ्री एंड फेयर लीडर को इलेक्ट करने के लिए इनवाइट करती है। फ्री एंड फेयर यानी कि जो 18 साल का है अगर इलेक्शन हो रहा है तो वो अपनी इच्छा से लीडर को इलेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि चाइना में इलेक्शन होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी उधर है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है कि जो एक पर्टिकुलर इंटरवल है उस पर इलेक्शन को कॉल करती है। इलेक्शन होते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, हमेशा वो ही कम्युनिस्ट पार्टी फाइनली जीत जाती है और उसके जो लीडर होते हैं वो ही हमेशा आगे बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे आगे नहीं आते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं जाता है। या तो उन्हें किसी भी तरह से ब्राइब या तो रिश्वत दे दी जाती है या फिर उन्हें डरा धमकाकर साइड में हटा दिया जाता है और फाइनली जीत किसकी होती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इलेक्शन ज़रूर होते हैं लेकिन वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं और वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं होती है। तो आपको समझ में आया कि जहाँ इलेक्शन होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये डिपेंड करता है कि वो शो करने के लिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ्री एंड फेयर वर्क कर रही है और डेमोक्रेटिक फॉर्म है, इसके लिए वो इलेक्शन कराती है। लेकिन जो इंटरनल वॉर है उससे ये साफ साफ पता चल जाता है कि चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं।
वहाँ से उन बूथ को चेंज कर दिया जाता है, जिन बूथ पे वोटिंग होती है उनको कैप्चर कर लिया जाता है। जो मसल्स मैन होते हैं यानी उनके जो आदमी होते हैं वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और वोटिंग करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिससे वो फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इंडिया में बेसिकली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हर 5 साल में सरकार को बदल दिया जाता है। अगर जो पीपल हैं वो उसी को इलेक्ट करते हैं तो वो वापस आ जाती है, अदरवाइज गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो मैनर क्या हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहले वाली गवर्नमेंट को अगर हटाना होता है तो वो उसे इलेक्ट करते ही नहीं है, यानी उन्हें हटा दिया जाता है। In China, election are held for its parliament, but all the candidates are either member of Chinese, of Communist Party or 8 smaller allies of the party. In Mexico, election have been held every 6 years since 1980, but the same party PRI has won the elections. In both the examples, elections are held, but one cannot claim that they are free and fair. यानी कि उनके लिए कोई ये नहीं कह सकता है, जैसे चाइना है, मैक्सिको है, चाइल है, कोई ये नहीं कह सकता है कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं, वो सही है। वो इलेक्शन सही नहीं होते हैं। Now, 4th point, in a democracy, people will be ascertained by each adult citizen having one vote, and each vote have one value. Democracy is based on the fundamental principle of political equality. यानी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपने देखी भी है, पढ़ी है, सुनी है, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज है, एज ऑफ 18। अपने यहाँ पे 18 ईयर डिसाइडेड है। जो 18 साल या उससे बड़ा है उसको राइट टू वोट है, यानी वो अपनी इच्छा से जिसे भी इलेक्ट करने, जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिसे भी नहीं, जो नॉमिनेटेड हैं उसमें से वो जिसे इलेक्ट करना चाहे अपनी इच्छा से वो उसे इलेक्ट कर सकता है। उस पर कोई दबाव नहीं होता है कि वो जिसे चुन रहा है वो गलत है या आगे नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, 1 वोट 1 वैल्यू, यानी जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें पहले काउंटिंग हो जाती है कि 18 एंड अबव कौन है, और उतनी वोटिंग वो अपनी इच्छा से लोग करते हैं। अलग अलग बूथ बना दिए जाते हैं और उन बूथ पे जाके हर वो व्यक्ति जो कि 18 साल या उससे बड़ा है वो वोटिंग करता है और उसके वोट की वैल्यू भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो 35% या 60% का 1 वैल्यू होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे 1 वोट 1 वैल्यू होती है, यानी कि एक आदमी का वोट जो वो कास्ट करता है उसकी बराबर 1 वैल्यू काउंट होती है। तो 1 वोट 1 वैल्यू इसमें काउंटिंग की जाती है। कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी इन सम और अदर वे डिने वोटिंग राइट टू सर्टेन सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, ये वोटिंग राइट, इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं देती हैं। कभी कभी मैक्सिको में, या जैसे आपने हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे रिवोल्ट के, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो सेकंड सिटीज़न माने जाते हैं, जो पैसिव सिटीजन्स होते हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिए जाते हैं? क्योंकि वो उनको लायबल या अपने बराबर नहीं मानते हैं। लेकिन उन कंट्रीज़ में जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे इक्वलिटी बेसिस पे यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन मेन एंड वुमेन एंड वेल्दी एंड पुअर, यानी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, उनके एक वोट की एक ही वैल्यू काउंट की जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको अदर रूल्स बताए,
उन रूल्स में ये सिस्टम है कि वहाँ पे सभी को बराबर वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जहाँ पे किंग रूल है और जहाँ पे डिक्टेटरशिप है। फिफ्थ, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन राइट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो आपको पता है ना, पार्लियामेंट है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए राइट होता है, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट वो उसमें चेंजेस करती है। तो ये गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है? गवर्नमेंट बंधी हुई होती है। अबाइड बाय द रूल्स का मतलब उन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से ये सरकार बंधी हुई होती हैं, उन मिनिस्टर्स को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही होते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्लियामेंट ने डिसाइड किए होते हैं। वहीं पे जो अदर रूल है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप उनके डिक्टेटर, उनके किंग या उनके आर्मी चीफ सेट करते हैं, जो अपनी इच्छा से चेंज भी कर देते हैं और फिर उन्हें आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट और उनके जो मिनिस्टर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बंधे हुए होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कान डू व्हाट इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन जीत जाने के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी उनके जो मिनिस्टर अपनी इच्छा से वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं जैसा कि वो करना चाहते हैं। वो उन्हें नियमों की पालना के तहत क्या करना होता है वो ही वो कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं। Only the people but also to other independent officials. Robert Mugabe is president of Zimbabwe. He is ruling there for last 38 years. Robert Mugabe उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर लिया और उसके बाद से लेके और वो ही रूलर बनते रहे। उन्होंने कभी किसी को आगे बढ़ने का, आने का मौका दिया ही नहीं। ये आपकी बुक में है और रॉबर्ट मुगाबे का एग्ज़ाम्पल है। लेकिन करेंटली अभी वहाँ पे इंटरनल वॉर और पार्लियामेंट अगेंस्ट के होने के बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया है। मतलब लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो डिक्टेटर होता है ये डिपेंड करता है कि उसकी पावर कितनी है। दिस इज़ ऑल इन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है या और जो अदर रूल है उसमें क्या होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें फाइनल डिसीज़न मिनिस्टर्स के पास होता है। वो लूज़ भी कर सकती है, यानी कि आने वाले 5 साल में अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी तो उसे हटाया भी जा सकता है। और हटाता कौन है? हटाते लोग हैं, यानी कि जो उनको इलेक्ट करता है वो उनके हटा भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास इक्वल पावर होती है, इक्वल पावर बाय मैन एंड वुमेन। 1 वोट 1 वैल्यू होता है, यानी कि उनके जो वोटिंग होती है वो कास्ट करते हैं उसके इक्वल उनकी काउंटिंग होती है, वैल्यू होते हैं, उन्हें कोई डिसमिस नहीं कर सकता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और इसके अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बंधे हुए होते हैं, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी नियमों से बंधे हुए होते हैं। तो ये है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो अदर रूल्स हैं उसमें जो पावर्स होती हैं वो उनके रूलर्स के पास होती हैं, मिनिस्टर या लोगों के पास नहीं होती हैं। तो एक बार हम रिवीजन वापस इसकी डेफिनेशन का कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि रूलर्स कौन इलेक्ट करता है? जनता चुनती है या इलेक्ट करती है।